वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। तो स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत आज जो हम लोग कविता पढ़ेंगे वह है खुशबू रचते हैं हाथ। इसके कवि है अरुण कमल और इसके प्रस्तुतकर्ता है धरित्री डेका। तो कविता को जानने से पहले हम कवि परिचय को थोड़ा जान लेते हैं। इस कविता को लिखा है अरुण कमल जी ने और अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जनपद के नासिरगंज में 15 फरवरी 1984 को हुआ था। वर्तमान में ये पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है। अपनी कविताओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी भाषा शैली यानी इनकी रचनाओं की जो भाषा शैली है वो है अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है और इनकी भाषा में विविधता के भी दर्शन होते हैं। इनकी कविता में शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश और नफरत तथा एक मानवीय व्यवस्था के निर्माण की आकुलता दिखाई पड़ती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, साबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार जो कि चारों कविता संग्रह है तथा कविता और समय एक आलोचनात्मक कृति है। खुशबू रचते हैं हाथ। आज जो हम कविता पढ़ेंगे वह है खुशबू रचते हैं हाथ और इन जिन बिंदुओं को हम पढ़ेंगे वह है कवि ने इस कविता में मजदूरों, गरीबों, कारीगरों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है। मानवीय जीवन की विषमता को दर्शाया गया है तथा उनका वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले लोग स्वयं गंदी जगह में रहते हैं किंतु ये लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरते हैं, इसी विडंबना को बताया है। इसके अलावा इनकी ये जो सुगंध रचना करने वाले लोग हैं इनकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं होती है और इनके हाथ काम करते करते जख्मी हो जाते हैं, पर फिर भी वे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते रहते हैं, इस ओर संकेत किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह भी बताना चाहा है कि यह कारीगर या एक मजदूर की बात नहीं है बल्कि एक सामूहिक समस्या है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह भी बताना चाहा है कि इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि इन्हें भी जीवन जीने के लिए स्वस्थ वातावरण मिल सके। तो इस तरह से इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें कवि ने इन शोषणमूलक जो व्यवस्था है हमारे समाज में इसको सुधारने की बात इस कविता में माध्यम से कही है। तो कविता इस प्रकार है, खुशबू रचते हैं हाथ, कवि अरुण कमल। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, खीसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की दाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इस तरह से ये कविता है और इस कविता में अगर हम देखें तो हमें क्या बात पता चलता है तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के यथार्थ के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर है। अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, नालों के पार और बजबजाते कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब है
कहने का अर्थ है कि खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि खुशबू रचना करने वाले हाथ। खुशबू रचना करने वाले हाथ का अर्थ है जो खुशबू का निर्माण करते हैं, जो अगरबत्तियां बनाते हैं। तो इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं कविता की। तो यहाँ पर कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। नाला यानी कि गंदे पानी का निकलने का रास्ता, कूड़ा करकट यानी कि कचरा, रद्दी जहाँ पर गंदगी होती है, और टोला का अर्थ है छोटी बस्ती। तो इसके भावार्थ को देख लेते हैं कवि ने यहाँ पर क्या बताना चाहा है। कवि खुशबूदार अगरबत्तियाँ और धूप बनाने वाले लोगों के रहने की जगह का वर्णन करते हुए कहता है कि जो लोग संसार में दूसरों की सुख साधनों की सृष्टि कर रहे हैं, वे अपनी जिंदगी गंदगी और अभाव में बिता रहे हैं। ये लोग पतली तंग गलियों के बीच, कई नालों को पार करने के बाद, कूड़े करकट के ढेरों के पास ऐसी गंदी बस्तियों में रहते हैं जहां इतनी अधिक बदबू होती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी नाक बदबू से फटने को है। ऐसे बदबूदार स्थान पर टोले बनाकर, यानी कि छोटे छोटे बस्ती बनाकर ये लोग रहते हैं। उनके जीवन की यही विडंबना ही है कि दूसरों के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं, परंतु स्वयं बदबूदार स्थान पर रहने को विवश है। ये गंदे लोग उच्च तथा संपन्न वर्ग के लिए खुशबू का निर्माण करते हैं। उच्च यानी संपन्न वर्ग मतलब धनी लोगों के लिए। तो यहाँ पर एक पंक्ति जो है बदबू से फटते जाते का आशय को भी एक बार देख लेते हैं। इसका आशय ये है, यानी इसका अर्थ ये है कि कई नालों के बदबूदार पानी, कूड़े कचरे के कई ढेर वहाँ होने के कारण वहाँ सब तरफ बदबू ही बदबू है, जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बदबू से फटते जाते कहा है। आगे दूसरा जो इसका पैराग्राफ है, उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की दाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने कई हाथों का वर्णन किया है। तो इससे पहले कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। जूही मतलब एक फूल है और जख्म का मतलब घाव। कवि खुशबू का रचना करने वाले हाथों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कौन लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, यानी कि खुशबू की रचना करते हैं। उनके कुछ ऐसे हाथ हैं जिनके हाथों की नसें उभरी हुई होती है, तो कुछ हाथों के नाखून काम करते करते घिसे हुए हैं, अर्थात ये अधिक उम्र वाले लोग के हाथ हैं जिनके नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। कुछ बच्चे भी ये काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। तो कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही की सुगंधित पुष्प की खुशबूदार डाल की तरह होती है। कुछ कारीगर के हाथ गंदे कटे पीटे और जख्म से फटे हुए भी होते हैं, वे भी इस काम में लगे हुए हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस काम में बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो, अधिक उम्र के लोग हो या फिर कुछ युवतियां हो जो कि इस अगरबत्ती बनाने के काम में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि कुछ कारीगर लोग भी, कारीगर के हाथ भी है जिनके हाथ काम करते करते फट से गए हैं, जख्मी से हो गए हैं। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर विभिन्न हाथों का वर्णन किया है। अर्थात जख्मी हाथ भी काम करने के विवश है। वही बात को यहाँ पर फिर बताया गया है, क्योंकि काम करने वाले लोग अत्यंत गरीब हैं और अभावों में जीवन बिता रहे हैं। इस प्रकार तरह तरह के लोग जो सामाजिक विषमताओं के शिकार है, लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने के लिए धूप और अगरबत्तियां बनाने के कार्य में लीन हैं। तीसरा जो इसका पैराग्राफ है, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो यहाँ मुल्क का अर्थ है देश, मशहूर मतलब प्रसिद्ध, केवड़ा एक छोटा पौधा जिसके फूल खुशबूदार होते हैं, खस यानी कि पोस्ट यानी पॉपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, या पोस्टा
फूल देने वाला एक पौधा है। तो ये फूलों के नाम हैं रात रानी, रात में सुगंध देने वाला एक फूल। तो इस तरह से ये फूलों के नाम हैं केवड़ा, रात रानी, खस आदि। तो कौन कौन से फूलों से ये लोग ये अगरबत्तियां बनाती हैं, यहाँ पर कवि ने बताया है कि कवि का कहना है कि इसी बदबूदार गली में ही देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती है और इसी गंदे मोहल्ले में जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, यहाँ पर रहने वाले लोग ही केवड़ा, गुलाब और खस और रात रानी जैसे सुगंध देने वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। दुनिया भर की गंदगी में जिंदगी बिता देने वाले लोग ही खुशबू रचते हैं, अर्थात धूप और अगरबत्तियां बनाते हैं। तो इस तरह जीवन की विडंबना यही है कि संसार को खुशबू प्रदान करने वाले लोग स्वयं बदबू और गंदगी में जीते हैं तथा समाज में उपेक्षित है, लेकिन फिर भी ये स्वयं बदबूदार स्थानों पर रहकर अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी खुशबू का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इस कविता का यह संदेश है या फिर क्या संदेश देना चाहा है कि यह कविता मजदूरों और कारीगरों को उनकी दुर्दशा से उबारने का संदेश देती है। ये पाठकों को सोचने के लिए विवश करती है कि मजदूरों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना समाज का ही कर्तव्य है। उनकी स्थितियों में सुधार होना चाहिए। जब वे समाज में सुगंध बांटते हैं तो उनके जीवन का भी उद्धार होना चाहिए। उन्हें स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण में सांस लेने की भरपूर सुविधा मिलनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि ये लोग भी कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उनका भी क्या है, जो इनका अभावग्रस्त जीवन है उनसे उबारने के प्रयास हमें करना चाहिए और एक स्वस्थ जो है वातावरण हमें देना चाहिए। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन इस कविता का जो सौंदर्य है, इसका जो शिल्प सौंदर्य है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इस कविता में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला है मानवीय जीवन की विषमता को दर्शाया गया है तथा मजदूरों को एक गंदी बस्ती का वास्तविक चित्रण किया गया है। यहाँ पर वास्तविकता का चित्रण किया गया है। यह बताया गया है कि किस तरह ये लोग जो है जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, ये लोगों की दुर्दशा कितनी खराब है, तो इस और इंगित किया गया है। दूसरा है उपेक्षित वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ये लोग बहुत ही उपेक्षित है, तो इनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास होना चाहिए। तीसरा है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा जो है वो बहुत ही सहज सरल और खड़ी बोली का प्रयोग करके कवि ने जो है इस कविता को बहुत प्रभावशाली बनाया है। भाषा सरल व रोचक है। इसके अलावा चित्रात्मक व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो इसके जो चित्र है वह हमारे सामने आ जाते हैं कि किस तरह से गलियों में बैठ करके जो है अगरबत्तियां बनाते हैं। और वर्णनात्मक शैली यानी जब ये फूलों का वर्णन करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर वर्णनात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का चित्रण किया गया है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, कारीगर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, युवतियां हो, ये सभी लोग जो है जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं ये इस काम में लगे हुए हैं, इसको भी बताया गया है। और अंत में हाथ की आवृत्ति, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, जब कभी इस प्रकार का वर्णन करते हैं तो इस प्रकार की आवृत्ति प्रभावित करती है और इसके लिए कवि ने विभिन्न उपमानों का भी प्रयोग किया है, जैसे जूही से दाल, कटे फिटे हाथ, इस तरह से ये कुछ उपमानों का भी प्रयोग किया है। तो कुछ क्वेश्चंस प्रश्न देख लेते हैं पाठ से संबंधित, इनको आप लोगों को करना है। खुशबू रचते हैं हाथ का क्या आशय है? जहाँ अगरबत्तियां बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है? कविता में कितने तरह की हाथों की चर्चा हुई है? जख्म से फटे हाथ किनकी ओर संकेत करते हैं? इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है? कविता में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और खुशबू रचते हैं हाथ कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। तो इस तरह से ये कविता खुशबू रचते हैं हाथ यहीं पर समाप्त होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।